उत्तर भारत के एक औद्योगिक कस्बे को हिलाकर रख देने वाली यह कहानी है, जहां पति की मौत के बाद एक बहू पर अपने ससुर के साथ प्रेम संबंध होने की अफवाह ने पूरे खानदान को हैरान कर दिया। प्रिया, एक 24 साल की युवती, अपने पति रोहन की मृत्यु के केवल कुछ ही दिनों बाद विधवा हो गई थी, जब वह अपने दुख से उबर भी नहीं पाई थी। तभी उसे अप्रत्याशित रूप से अपने ससुर से अत्यधिक ध्यान मिलने लगा, जो इशारे शुरू में सहानुभूति लगते थे। वे धीरे धीरे अपनी सीमाओं को पार करने लगे और फिर एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आने वाला था, जिससे पूरे परिवार में उथल पुथल मच गई। गर्मियों की पहली बारिश औद्योगिक क्षेत्र के किनारे बसे मोहल्ले पर बरस रही थी। गली के आखिर में बने एक मंजिला घर की टिन की छत पर पानी की बूंदें टप टप कर रही थीं। घर के अंदर रोहन के लिए हुए 49वें दिन की पूजा के बाद भी पूजा की वेदी से अगरबत्ती का धुआं उठ रहा था। प्रिया की कलाई पर बंधा शोक का कपड़ा बारिश के पानी से भीग गया था। जब वह बरामदे में खड़ी थी, उसके दोनों हाथ फीके पड़ चुके लकड़ी के दरवाजे के फ्रेम को कसकर पकड़े हुए थे और उसकी आंखें घनी बारिश में शून्य को देख रही थीं। पीछे से सीमेंट के फर्श पर चप्पलों की आवाज गूंजी। उसके ससुर रामनाथ, 61 साल के, एक हाथ में पानी से भीगी पालक की गड्डी और दूसरे हाथ में एक ताज़ी रोहू मछली लेकर घर में दाखिल हुए। वह अभी अभी बाजार से लौटे थे। उनकी पुरानी कमीज बारिश की बूंदों से भीगी हुई थी। उन्होंने मछली और सब्जियों को रसोई में एक एल्यूमीनियम के बर्तन में रख दिया। उन्होंने अपने कंधे पर रखे तौलिए से अपना पसीना पोंछा और फिर अपनी भारी आवाज में कहा, आज बाजार में सब कुछ सस्ता था। देखा कि तुम ठीक से खा पी नहीं रही हो, तो मैं खिचड़ी बनाने के लिए कुछ सामान ले आया ताकि आसानी से खा सको। प्रिया थोड़ी चौंक गई और मुड़ी। उसने धीरे से सिर हिलाया, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान बनावटी थी। रामनाथ ने और कुछ नहीं कहा और लगन से चूल्हा जलाने लगे। सूखी लकड़ियों के चटकने की आवाज आई। उन्होंने मछली काटने के लिए चाकू उठाया। उनके हाथ धीरे धीरे लेकिन सावधानी से चल रहे थे। उन्होंने मछली के पेट पर एक लंबा चीरा लगाया और अंतड़ियों को निकालकर एक टोकरी में डाल दिया। प्रिया पास में खड़ी होकर अपना शोक का कपड़ा उतारकर खूंटी पर टांग दिया और फिर चावल धोने के लिए एक बर्तन में पानी लिया। दूधिया पानी बह निकला। उसने 2 बार पानी बदला। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने काम पूरा करने की कोशिश की। रसोई में तले हुए प्याज की खुशबू पूरे घर में फैल गई। रामनाथ ने कुछ अदरक के टुकड़े कढ़ाई में डाले, थोड़ा हरा धनिया डाला और चलाते हुए प्रिया की ओर देखा। वह सिर झुकाए पालक के पत्ते तोड़ रही थी। एक एक कोमल पत्ता तोड़कर बड़े करीने से टोकरी में रख रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। केवल चॉपिंग बोर्ड पर चाकू की आवाज और उबलती खिचड़ी में चम्मच के चलने की आवाज आ रही थी। खाने के समय रामनाथ ने पुराने लकड़ी के मेज पर थाली परोसी। उन्होंने कटोरी में खिचड़ी निकाली। ध्यान से मछली का एक टुकड़ा प्रिया की कटोरी में रखा और धीमी आवाज में कहा, ठीक से खाओ, बहुत दुबली हो गई हो, ताकत चाहिए। प्रिया ने कांपते हाथों से चम्मच पकड़ा और धीरे से सिर हिलाया। उसने खिचड़ी मुंह में डाली। इतनी गर्म थी कि जीभ जल गई, लेकिन उसे गले में एक गांठ सी महसूस हुई। उसकी आंखें भर आईं। पता नहीं अदरक वाली खिचड़ी की तीखी गंध से या उन शब्दों से। रात हो गई। बारिश थम गई थी। प्रिया बरामदे में आकर बैठ गई। उसने एक कुर्सी खंभे के पास खींची, अपने कंधों को बाहों में भर लिया और बगीचे में केले के पत्तों पर बची बारिश की बूंदों को देखने लगी। रामनाथ एक छोटी लकड़ी की स्टूल लेकर आए और उसके बगल में बैठ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक बीड़ी निकाली, उसे जलाया और धुआं हवा में घुल गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। बस दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने अचानक कहा,
तुम अभी जवान हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है। दुख को अपनी जवानी खत्म मत करने दो। अगर थक जाओ तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। प्रिया चौंक गई। उसने अपने शोक के कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़ लिया। वह मुड़ी और रामनाथ की आंखों में देखा। यह एक ससुर की नजर नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ अजीब सी गहराई थी। उसने जल्दी से नजरें झुका लीं, अपने पैरों को सिकोड़ लिया और धीरे से अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे खिसका ली। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। जी, मुझे पता है। रामनाथ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, एक और कश लिया और अंधेरी रात में धुआं छोड़ा। लेकिन उन आंखों में जो एक पल के लिए चमकी और फिर शांत हो गईं, प्रिया ने स्पष्ट रूप से कुछ बदलते हुए देखा। उस रात जब प्रिया रसोई की सफाई कर रही थी, तो उसे अपने कमरे के दरवाजे के सामने एक प्लास्टिक की थैली देखकर हैरानी हुई। झुककर उसे खोला तो अंदर नए अंडरगारमेंट्स थे, जिन पर अभी भी टैग लगे हुए थे। उसका दिल बैठ गया, उसके हाथ कांपने लगे और उसका चेहरा लाल हो गया। बरामदे से रामनाथ की धीमी आवाज आई, मैंने देखा बाजार में सस्ते मिल रहे थे, तो तुम्हारे लिए कुछ खरीद लिए। नियमित रूप से बदलना, सेहत का ध्यान रखना। वह चुप हो गई, एक शब्द भी नहीं बोल सकी। बस धीरे से जी धन्यवाद कहा और थैली लेकर जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। वह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें उन चीज़ों को घूर रही थीं जो उसे अभी मिली थीं, और उसके दिमाग में केवल अपने मृत पति का चेहरा घूम रहा था। हर बार रोहन ही उसके लिए ये सब एक पति के प्यार भरे नज़रों से खरीदता था, लेकिन आज सिर्फ एक बेचैन करने वाली सिहरन थी। शांत घर में बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन प्रिया के दिल में एक तूफान उठना शुरू हो गया था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ था, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के पास के छोटे से मोहल्ले में हवा अभी भी नम और रात की बारिश के बाद मिट्टी की गंध से भारी थी। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और आंगन में कदम रखा। हाथ में झाड़ू लेकर गिरे हुए पत्ते साफ करने लगी। वह धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी। गीले सीमेंट के फर्श पर झाड़ू की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। उसके बाल नीचे झुके हुए थे, जिससे उसकी नींद न पूरी होने के कारण लाल आंखें छिपी हुई थीं। गेट के बाहर एक तीखी आवाज़ गूंजी, मछली ले लो कोई, ताज़ी रोहू, कतला मछली है। प्रिया ने सिर उठाया तो उसकी नज़र बाजार से लौट रही मछली बेचने वाली कमला पर पड़ी। वह पानी टपकती मछली की 2 टोकरियां उठाए हुए प्रिया के आंगन में झांक रही थी। उसे देखकर कमला आधा मुस्कुराई और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, अरे बड़ी जल्दी उठ गई, जवान लड़की है। पति अभी मरा है और कोई हरने वाले का ख्याल रखने वाला हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। कमला के बगल में सब्जी बेचने वाली विमला चल रही थी, जिसके हाथ में हरी सब्जियों की टोकरी थी। विमला ने बीच में टोकते हुए बस सुनने लायक धीमी आवाज में कहा, कल तो मैंने रामनाथ जी को बाजार से औरतों के अंडरगारमेंट्स खरीदते हुए देखा था। पड़ोस में देखने वाले किसी को भी यह अजीब लगेगा। ससुर और बहू, यह कैसा रिश्ता है? ये आवाज साफ सुनाई दी। भले ही वे दोनों फुसफुसाने की कोशिश कर रही थीं, प्रिया वहीं रुक गई। उसने झाड़ू के हत्थे को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन फिर उसने सिर झुका लिया और चुपचाप आंगन के कोने में पत्ते इकट्ठा करने लगी। दोनों पड़ोसनें गुजरती रहीं, जानबूझकर जोर से बोलते हुए, बेचारी की किस्मत ही खराब है। पति को मरे 2 महीने भी नहीं हुए, अब ससुर के साथ घर में रहती है। पता नहीं दुनिया क्या सोचती होगी। दुख तो कहीं नहीं दिखता, बस ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीकी दिखती है। उनकी खिलखिलाहट चप्पलों की आवाज़ के साथ धीरे धीरे दूर हो गई। प्रिया ने झाड़ू छोड़ दी
उसके कांपते हाथ उसके शोक के कपड़ों को पकड़ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपने होंठ काट लिए और जोर से रोने की हिम्मत नहीं की। घर के अंदर रामनाथ रसोई से बाहर निकले। हाथ में ताज़ी बनी हरी चाय की केतली थी। उन्होंने केतली को लकड़ी की मेज पर रखा। आंगन में प्रिया को चुपचाप खड़ा देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी? प्रिया जल्दी से मुड़ी, अपनी आस्तीन से आंसू पोंछे और धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं बाबूजी, मैं बस आंगन साफ कर रही थी। रामनाथ ने एक पल के लिए देखा। उनकी आंखों में एक जांचने वाली नज़र थी, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस चुपचाप एक कप में चाय डाली, कुर्सी पर बैठ गए और एक घूंट लिया। उस दोपहर प्रिया ने खाना बनाया। उसके हाथ तेजी से चावल धो रहे थे, पालक को उबलते पानी में डाल रही थी और एक अंडा भी तल रही थी। लेकिन जब उसने खाना परोसा तो रामनाथ ने अंडे के टुकड़े उसके लिए रखे और खुद अपने हाथों से उसकी कटोरी में दाल डालकर उसके सामने रख दी। उन्होंने कहा, ठीक से खाओ, बाहर वाले कुछ भी कहें, परवाह मत करो, इस घर में सिर्फ मैं और तुम हैं। मेरा तुम्हारा ख्याल रखना तो सामान्य बात है। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसकी चॉपस्टिक कांप रही थी और उसका गला भर आया। ठीक उसी पल गली में एक मोटरसाइकिल की आवाज़ गूंजी और एक सफ़ेद बालों वाली महिला, जिसने अपने बालों का ऊंचा जूड़ा बनाया हुआ था और एक बैंगनी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, धीमी लेकिन दृढ़ चाल से अंदर आई। प्रिया चौंक गई और जल्दी से सम्मानपूर्वक खड़ी हो गई। नमस्ते बुआ जी। वह रामनाथ की बड़ी बहन शांति देवी थी, जो कई सालों से नदी के किनारे गांव में रहती थीं और आज ही शहर आई थीं। वह एक छड़ी के सहारे चल रही थीं। उनकी पैनी नज़रें पूरे घर पर घूमी और फिर खाने की मेज पर आकर रुक गईं। उनकी आवाज़ भारी लेकिन दृढ़ थी। बहुत दिनों बाद आई, लोगों से बहुत सारी बातें सुनी, तो सोचा अपनी आंखों से आकर देख लूं। घर में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। रामनाथ खड़े हुए और ज़बरदस्ती मुस्कुराए। दीदी, आप कब आई? बिना बताए शांति देवी ने हम की आवाज़ निकाली और लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने चुपचाप उस चावल की कटोरी को देखा जो रामनाथ ने प्रिया के लिए परोसी थी। उनकी नज़रें चाकू की तरह ठंडी थीं। खाना तनावपूर्ण चुप्पी में बीता। प्रिया बस सिर झुकाए रही। शर्म से उसके कान लाल हो गए थे, जबकि रामनाथ अपनी बहन की जांचती नज़रों के सामने लगातार उसके लिए खाना परोसते रहे। उस रात जब प्रिया ने सब कुछ साफ कर दिया तो शांति देवी ने उसे बुलाया। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी। बेटी, कल से अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे बताना। ज़्यादा दिन यहाँ रहने से लोगों की जुबान तुम्हें नहीं छोड़ेगी। प्रिया ने कांपते हुए सिर हिलाया। अंधेरे में उसकी आंखें धुंधला गईं। शाम ढल रही थी। दिन की आखिरी धूप छोटे से घर में घुस रही थी और धब्बेदार फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थी। रसोई में खाने की थाली अभी अभी रखी गई थी और अभी भी गर्म थी, लेकिन किसी ने उसे छुआ नहीं था। शांति देवी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उनके हाथ आपस में गूंथे हुए थे और उनकी आंखें अपने छोटे भाई पर टिकी थीं। रामनाथ सामने बैठे थे। उनके हाथ में अभी भी चॉपस्टिक थी, जिससे वह कटोरी के किनारे पर ताल दे रहे थे, जैसे अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रहे हों। शांति देवी ने एक गहरी सांस छोड़ी और पहले बोली। उनकी आवाज़ हुक्म की तरह तेज थी। रामनाथ, मैंने पूरे मोहल्ले में अफवाहें सुनी हैं और अब अपनी आंखों से देखकर मुझे यकीन हो गया है कि यह मनगढ़ंत नहीं है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रामनाथ ने सिर उठाया। उन्होंने अपनी आवाज़ शांत रखने की कोशिश की। वे बस बकवास कर रहे हैं। मुझे उस बेचारी पर दया आती है।
पति के बिना अकेली और बेसहारा है। मेरा उसकी देखभाल करना स्वाभाविक है। शांति देवी व्यंग्यात्मक रूप से हंसी और प्रिया के सामने रखी चावल की कटोरी की ओर इशारा किया, जहां मछली का एक टुकड़ा पहले से ही रखा हुआ था। किस तरह की देखभाल है कि तुम उसे एक एक निवाला खिला रहे हो। तुमने उसके लिए कपड़े और अंडरगारमेंट्स खरीदे। पूरा बाजार जानता है। क्या तुम सोचते हो कि दुनिया अंधी है? माहौल एक तने हुए तार की तरह हो गया। प्रिया बगल में बैठी थी। उसके हाथ उसकी गोद में रखे थे और उसने इतनी जोर से मुट्ठी भींची हुई थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए थे। उसने अपना सिर झुका लिया, हर भारी शब्द को सुनती रही और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रामनाथ ने भौहें सिकोड़ी और अपनी चॉपस्टिक जोर से मेज पर पटक दी। एक सूखी खट की आवाज गूंजी। उन्होंने धीरे धीरे कहा। उनकी आवाज गहरी और भारी थी। वह अभी जवान है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि वह कम अकेला महसूस करे। दीदी, आप गलत मत समझिए। शांति देवी उछलकर खड़ी हो गई। लकड़ी की कुर्सी फर्श पर खिसक गई। उन्होंने अपनी कमर पर हाथ रखे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। गलत समझूं तो फिर कसम खाओ, अपनी पत्नी और रोहन की तस्वीर के सामने कसम खाओ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए दया के अलावा और कुछ नहीं है। यह वाक्य बिजली की तरह गिरा। घर में सन्नाटा छा गया। केवल छत पर लगा पंखा लकड़ी की छत पर घूमते हुए चरमरा रहा था। रामनाथ एक पल के लिए रुके। मेज पर रखा उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस बरामदे की ओर मुंह फेर लिया और बीड़ी का एक गहरा कश लिया। उस चुप्पी ने प्रिया का दम और घोंट दिया। उसने चुपके से देखा कि रामनाथ की कमीज का कंधा हर भारी सांस के साथ तन रहा था। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी पलकें गीली थीं। शांति देवी ने हार नहीं मानी। वह पास आईं। उनकी आवाज धीमी लेकिन स्टील की तरह कठोर थी। चुप रहने का मतलब है कि तुम मान रहे हो तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। रामनाथ, यह पूरा त्रिवेदी खानदान तुम्हारी वजह से शर्मिंदा है। रामनाथ अचानक मुड़े। उनकी आंखें लाल थीं। वह उठे और मेज पर जोर से हाथ मारा। कटोरियां और चॉपस्टिक खड़खड़ाए। एक कटोरी फिसलकर नीचे गिरी और फर्श पर टूट गई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, हर शब्द भारी था। मैंने उसे पाला। मैंने उसकी देखभाल की। मैंने उसे छुआ तक नहीं। क्या ये काफी नहीं है? छुआ तक नहीं। शब्द रसोई में गूंज गए, जिससे शांति देवी और प्रिया दोनों सन्न रह गए। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसके कांपते हाथ उसकी गोद में थे। आंसू बह निकले और उसके शोक के कपड़ों पर गिरे, जिन पर अभी भी अगरबत्ती की गंध थी। शांति देवी एक पल के लिए चुप हो गई और फिर आगे बढ़ी, सीधे अपने भाई के चेहरे पर उंगली उठाते हुए। तो तुमने मान लिया? तुम्हारे दिमाग में वह घिनौना विचार पहले से ही था। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। पूरा खानदान सच्चाई जानेगा। रामनाथ ने एक गहरी सांस छोड़ी और कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गए। उनके कंधे भारी थे। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। उनकी आंखें दूर देख रही थीं। बीड़ी का धुआं अभी भी धुंधला था। प्रिया जल्दी से टूटी कटोरी के टुकड़े उठाने के लिए झुकी, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि एक नुकीला टुकड़ा उसकी त्वचा में चुभ गया और खून की बूंदें फर्श पर गिरने लगीं। उसने अपना हाथ अपने कपड़ों के पीछे छिपा लिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बाहर शांति देवी की आवाज अभी भी हथौड़े की तरह उसके दिल पर चोट कर रही थी। तुम सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हो, बल्कि इस परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिला रहे हो। प्रिया के कमरे का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन झगड़े की आवाज अभी भी दरारों से अंदर आ रही थी। वह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके खून बहते हाथ कांप रहे थे।
और उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसके कानों में रामनाथ के शब्द अभी भी गूंज रहे थे। मैंने उसे छुआ तक नहीं। प्रिया के दिल में एक ऐसा डर उठा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जो पिछली रात की बारिश से भी ज्यादा ठंडा था। अगली सुबह सूरज चमक रहा था और घर के सामने के आंगन में अभी भी बारिश के पानी के धब्बेदार पोखर थे। प्रिया आंगन में झाड़ू लगा रही थी। हर झाड़ू भारी लग रही थी। सूखे आम के पत्ते गीले फर्श पर गंदगी के साथ मिलकर सरसराहट कर रहे थे। उसका दिल सामान्य से ज्यादा तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि पिछली रात से शांति देवी और रामनाथ के बीच की बहस अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। दोपहर के करीब गली के कोने से मोटरसाइकिलों की तेज आवाज आई। प्रिया ने सिर उठाकर देखा तो 2-3 बाइकें एक के बाद एक आंगन में आ रही थीं। सबसे पहले उतरने वाला रामनाथ का भतीजा सुरेश था। एक लंबा आदमी, धारीदार कमीज पहने, हाथ में हेलमेट पकड़े हुए, जिसे वह अपनी कमर पर थपथपा रहा था। उसके पीछे रामनाथ की भाभी सुनीता थी, एक नाटी मोटी महिला जो अंदर आते ही अपने साथ वाले व्यक्ति से फुसफुसा रही थी। शांति देवी छड़ी के सहारे सबसे आगे चल रही थी। उनकी आवाज बुलंद थी, तुम सब अंदर आ जाओ। आज इस मामले को साफ करना ही होगा, ताकि दुनिया हमारे त्रिवेदी खानदान पर हौस न सके। आंगन तुरंत भर गया। कुछ लोग खड़े थे, कुछ बैठे थे, कोई खंभे से टिककर हाथ बांधे खड़ा था, तो कोई तिरछी नजरों से प्रिया को देख रहा था, जो बरामदे के एक कोने में दुबकी हुई थी। माहौल इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। रामनाथ घर से बाहर निकले। हाथ में अभी भी जलती हुई बीड़ी थी। उन्होंने चारों ओर देखा। उनकी आंखों में एक पल की हैरानी थी, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। एक लकड़ी की कुर्सी आंगन के बीच में खींची और बैठ गए। बीड़ी का धुआं उनके चेहरे के चारों ओर घूम रहा था। उनकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और वह चुप थे। शांति देवी ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर पटकी। उनकी आवाज चाबुक की तरह थी। बोलो रामनाथ, तुम कैसे जीना चाहते हो कि लोग कहें कि ससुर और बहू का रिश्ता ठीक नहीं है? आज पूरा खानदान यहां बैठा है। गोलमोल बात मत करना। रामनाथ ने होंठ सिकोड़े, बीड़ी का धुआं छल्ले बनाकर छोड़ा और धीमी आवाज में कहा, मैंने उसे पाला है, उसकी देखभाल की है। उसका कोई नहीं है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सुरेश तुरंत बीच में कूद पड़ा, हेलमेट को अपने हाथ पर थपथपाते हुए। उसकी आवाज तीखी थी। कैसी देखभाल कि आप महिलाओं के कपड़े खरीद रहे हैं? कैसी देखभाल कि पूरा मोहल्ला अफवाहें उड़ा रहा है? चाचा जी, आपने पूरे खानदान को शर्मसार कर दिया है। पता है आपको? सुनीता ने भी होंठ सिकोड़े, दोनों हाथ कमर पर रखे। लोगों की बहू को मरे ज्यादा दिन नहीं हुए और आप दिन भर उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कोई क्यों नहीं सोचेगा? प्रिया उस समय एक लकड़ी के खंभे के पीछे दुबकी खड़ी थी। उसने खंभे को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी हथेलियों में पसीना आ गया था। उसने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन घूरती नजरों के कारण उसका चेहरा गर्म हो रहा था। रामनाथ ने बीड़ी की राख जमीन पर झाड़ी। उनकी आंखें तन गईं। तुम लोग जो सोचना चाहते हो सोचो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह इस घर में रहती है, इस घर का खाना खाती है, तो मैं उसकी देखभाल करता हूं। शांति देवी ने जोर से कहा, पास आते हुए। उनकी छड़ी फर्श पर हर कदम के साथ ठोस आवाज कर रही थी। उसकी देखभाल एक पिता की तरह करते हो या कुछ और? हाँ, साफ साफ बताओ। रामनाथ चुप हो गए। कुर्सी पर रखे उनके हाथ कांप रहे थे। नसें साफ दिख रही थीं। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन उनकी चुप्पी ने ही पूरे आंगन में फुसफुसाहट और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को और बढ़ा दिया। एक और रिश्तेदार, महेश चाचा, जो अब तक चुपचाप खड़े थे,
अब बोले। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन साफ थी। मैं सच पूछता हूँ भाई साहब, क्या आप रोहन की तस्वीर के सामने कसम खा सकते हैं कि आपके दिल में प्रिया के लिए कोई गलत इरादा नहीं है? माहौल जैसे जम गया। सभी की नज़रें रामनाथ पर टिक गईं। प्रिया कांपते हुए एक कदम और पीछे हटी। उसकी पीठ दीवार से टकरा गई और उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। रामनाथ ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गए। उन्होंने बीड़ी को इतनी जोर से दबाया कि वह टूट गई और राख आंगन में बिखर गई। पूरा आंगन चुप था। केवल बाहर बगीचे में झिंगुरों की आवाज़ गूंज रही थी, जो पहले से कहीं ज़्यादा कानों को चुभ रही थी। शांति देवी फीकी हंसी। उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई, लेकिन अभी भी दृढ़ थी। चुप रहने का मतलब है कि तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। वह मुड़ी और छड़ी के सहारे सीधे घर में चली गईं। उनकी नज़रें रोहन की तस्वीर पर थीं। फिर उन्होंने जोर से छड़ी जमीन पर पटकी और स्पष्ट रूप से कहा, कल मैं पूरे खानदान को सब कुछ बता दूंगी। फिर देखती हूं कि कौन तुम्हें खानदान का मुखिया कहने की हिम्मत करता है। प्रिया अब खुद को रोक नहीं सकी। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और आंसू बहने लगे। वह अपमानित महसूस कर रही थी और एक ऐसे भंवर में फंसी हुई महसूस कर रही थी जिससे वह नहीं जानती थी कि कैसे लड़ना है। अपने रिश्तेदारों की भारी नज़रों के बीच वह बस उस घर से तुरंत गायब हो जाना चाहती थी। रामनाथ वहीं बैठे रहे। उनकी पीठ अकड़ी हुई थी, आंखें दूर देख रही थीं। उनके कंधे हल्के से कांप रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह गुस्सा था या निराशा। अगली दोपहर आसमान में तेज धूप थी। आंगन के सीमेंट के फर्श से उठती गर्मी ने हवा को और भी घना बना दिया था। मोटरसाइकिलों की आवाज़, चप्पलों की खिसियाहट और फिर लोगों की फुसफुसाहट गली के कोने से गूंजने लगी। एक एक करके रिश्तेदार एक मंजिला घर के आंगन में जमा हो गए। रोहन की वेदी पर अभी भी अगरबत्ती का धुआं उठ रहा था। अगरबत्ती के स्टैंड पर कुछ जली हुई अगरबत्तियां टूटी पड़ी थीं, जैसे कि शोक अभी तक कम नहीं हुआ था। प्रिया बरामदे के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ आपस में गूंथे हुए थे। उसकी आंखें शून्य थीं। उसके बिखरे बाल उसके थके हुए चेहरे को ढोंक रहे थे। शांति देवी आंगन के बीच में आई, अपनी छड़ी जोर से पटकी और उनकी आवाज़ बुलंद थी। आज त्रिवेदी खानदान के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रामनाथ और प्रिया की कहानी अब और नहीं छिपाई जा सकती। अगर हम इसे साफ नहीं करते हैं तो यह पूरा खानदान दुनिया के सामने बदनाम हो जाएगा। तुरंत शोरगुल शुरू हो गया। कोई नाराज था, कोई सिर हिला रहा था, कोई बड़बड़ा रहा था। यह वाकई एक बड़ा मुद्दा है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। रामनाथ आंगन के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी पीठ सीधी थी। कांपते हाथों में एक बिना जली बीड़ी थी। उन्होंने दूर देखा। उनकी आंखें लाल थीं और एक भी शब्द नहीं कहा। सुरेश, जो उन्हें चाचा कहता था, ने लकड़ी की मेज पर जोर से हाथ मारा और उसकी आवाज़ तीखी हो गई। रामनाथ भाई साहब, आपने ऐसा क्या किया कि पूरा मोहल्ला, पूरा बाजार हम पर हंस रहा है? बहू को पति मरे 49 दिन भी नहीं हुए और आप उसके लिए कपड़े खरीद रहे हैं, उसके साथ बाजार जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि ससुर और बहू के बीच कुछ गलत है। आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ है? रामनाथ ने बीड़ी को कसकर पकड़ा। फीकी हंसी और उनकी आवाज़ भारी थी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं बस उसकी देखभाल एक परिवार के सदस्य की तरह कर रहा हूँ। जैसे ही यह वाक्य खत्म हुआ, खानदान की भाभी सुनीता जोर से चिल्लाई, सीधे प्रिया की ओर इशारा करते हुए, जो दुबकी बैठी थी। कैसी देखभाल कि तुम उसके लिए अंडरगारमेंट्स खरीद रहे हो?
कैसी देखभाल कि तुम दिन भर उसके साथ चिपके रहते हो। बेचारी लड़की की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और वह विधवा हो गई। यह देखकर किसे अच्छा लगेगा। प्रिया चौंक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने शोक के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। उसने कांपती आवाज में धीरे से कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जैसे ही यह आवाज निकली, ये पूरे आंगन में फुसफुसाहट से दब गई। किसी ने धीमी आवाज में ताना मारा, कुछ नहीं किया, और पूरे गांव में अफवाह फैल गई। कैसी बहू है कि लोग उसके बारे में ऐसा कहते हैं। कोई इज्जत बची है। शांति देवी ने अपनी छड़ी जोर से आंगन में पटकी, हर आवाज पर जोर देते हुए, आज से मैं रोहन की वेदी के सामने, पूरे खानदान के सामने घोषणा करती हूं, प्रिया अब इस घर की बहू नहीं है। उसे यह घर छोड़ना होगा। शोरगुल और तेज हो गया। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, बाकी चुप रहे। प्रिया सन्न रह गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सबने मुंह फेर लिया था। यहां तक कि वे लोग भी जो पहले सहानुभूति रखते थे, अब चुप थे। कोई भी उसके बचाव में खड़ा नहीं हुआ। रामनाथ उस समय उठे। उनकी आवाज चीख जैसी थी। ये लड़की यहीं रहेगी। ये मेरा मामला है। किसकी हिम्मत है उसे निकालने की? वह यहाँ मेरा पकाया खाना खाती है, मेरे घर में रहती है। उसे निकालना मतलब मुझे निकालना है। लेकिन शांति देवी बिल्कुल भी नहीं हिली। वह अपनी छड़ी के सहारे सीधे पूजा की वेदी पर गईं। रोहन की तस्वीर की ओर इशारा किया और उनकी आवाज गूंजी, वह रोहन की पत्नी है, तुम्हारी नहीं। भूलो मत। और अगर तुम जिद करते हो तो आज से तुम भी त्रिवेदी खानदान के मुखिया नहीं रहोगे। इस वाक्य ने पूरे आंगन को चुप करा दिया। बाहर बगीचे में झिंगुरों की आवाज अचानक भारी चुप्पी पर हावी हो गई। रामनाथ अकड़ गए। उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने इतनी जोर से मुट्ठी भींची कि खून निकलने लगा, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सके। प्रिया उछलकर खड़ी हो गई। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने सिर झुकाया। उसकी आवाज नैन लायर, अगर मेरे यहाँ रहने से पूरे खानदान को शर्मिंदा होना पड़ता है तो मैं चली जाऊंगी। यह कहकर वह घर के अंदर चली गई। जल्दी जल्दी कुछ कपड़े और अपने पति का शोक का कपड़ा इकट्ठा करने लगी। उसके कांपते हाथ सब कुछ एक पुराने कपड़े के थैले में भर रहे थे। आंसू हर कपड़े की तह पर गिर रहे थे। शांति देवी चुपचाप उसे देखती रहीं। उनकी बूढ़ी आंखों में दर्द और गुस्सा मिला हुआ था। पूरा आंगन दम घुटने वाली चुप्पी में डूब गया। केवल प्रिया के सिसकने और उसके धीमे कदमों की आवाज थी जब वह बाहर निकली। कांपता हुआ थैला उसके कंधे पर था। रामनाथ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह बस चुपचाप खड़े रहे। हाथ में अभी भी बिना जली बीड़ी थी और प्रिया को गली के कोने में ओझल होते देखते रहे। उनकी लाल आंखों में गुस्सा था, लाचारी थी और कुछ ऐसा था जिसे नाम देना मुश्किल था। उस शाम अचानक बारिश होने लगी। बारिश टिन की छतों पर जोर जोर से बरस रही थी और गली में पानी की धार बह रही थी। प्रिया एक पुरानी टोपी पहने, कपड़ों का थैला पकड़े, अकेली चल रही थी। बारिश का पानी उसके कपड़ों पर उछल रहा था और उसके भीगे बाल उसके गालों से चिपक गए थे। उसने अपने होंठ कसकर काट लिए। उसके आंसू बारिश में मिल गए। कोई नहीं बता सकता था कि क्या बारिश का पानी था और क्या आंसू। शांति देवी का पुराना 3 कमरों वाला घर नदी के किनारे था, जिसकी छत पर काई जम गई थी। लेकिन आंगन में रसोई के धुएं और ताजी चाय की पत्तियों की महक आ रही थी। जैसे ही प्रिया गेट पर पहुंची, उसने देखा कि शांति देवी पहले से ही इंतजार कर रही थीं।
हाथ में एक बांस की छतरी थी। उनका शरीर झुका हुआ था लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। अंदर आ जाओ बेटी, पूरी भीग गई हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कठोर लेकिन गर्म थी। प्रिया बरामदे में आई, अपना थैला नीचे रखा, कांपते हुए टोपी उतारी। उसके बाल भीगे हुए थे और उसका चेहरा ठंड से पीला पड़ गया था। शांति देवी ने जल्दी से एक कुर्सी खींची और उसे एक पुराना तौलिया दिया ताकि वह खुद को पोंछ सके और सूखे कपड़े पहन सके। यह घर गरीब है लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। रसोई में उन्होंने अदरक का पानी उबाला। तीखी गंध पूरे घर में फैल गई। प्रिया सिकुड़ कर बैठी थी, दोनों हाथों से गर्म पानी का कटोरा पकड़े हुए थी। अदरक की भाप से उसकी आंखें जल रही थीं। कई हफ्तों के बाद पहली बार उसने अपने दिल में थोड़ी गर्मी महसूस की। रात हो गई, बारिश अभी भी हो रही थी। प्रिया ने एक छोटे से कमरे में चटाई बिछाई। मिट्टी के दीपक की टिमटिमाती रोशनी में उसकी लंबी परछाई दीवार पर पड़ रही थी। उसने अपने थैले से रोहन की शोक की कमीज निकाली, उसे अपनी छाती से लगाया और सिसकने लगी। रोना धीमा था लेकिन इतना कि बाहर बरामदे में बैठी शांति देवी सुन सकें। उन्होंने चुपचाप एक गहरी सांस छोड़ी और बारिश को देखने लगी। अगली सुबह सूरज चमक रहा था। प्रिया जल्दी उठी, आंगन में झाड़ू लगाई और सब्जियां तोड़ी। रसोई के कोने में काम करते हुए उसका हाथ अलमारी के एक दराज में रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से से टकराया। बक्सा धूल से ढका था, ढक्कन थोड़ा खुला था। उत्सुकतावश प्रिया ने उसे खोला। अंदर कुछ श्वेत श्याम तस्वीरें और एक छोटी डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। तस्वीर में एक युवा महिला जिसका चेहरा रोहन से मिलता जुलता था, एक युवा रामनाथ के बगल में खड़ी थी। उनके चेहरे एक दूसरे के करीब थे। उनकी आंखें एक दूसरे को प्यार से देख रही थीं। प्रिया चौंक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तस्वीर में दिख रही महिला उसकी सास नहीं थी, नहीं वह महिला जिसकी तस्वीर मुख्य कमरे में पूजा की जाती थी। उसने जल्दी से बक्सा बंद कर दिया लेकिन छोटी डायरी नीचे गिर गई। एक जल्दबाजी में मोड़ा हुआ कागज खुल गया जिस पर कांपती हुई लिखावट में लिखा था, रोहन नहीं जानता कि वह मेरा बेटा है। मैं उसे रामनाथ के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसके साथ एक माँ की तरह नहीं रह सकती। मैं उस प्यार को अपने साथ ले जा रही हूँ जिसे पाने की मुझे कभी इजाजत नहीं थी। प्रिया सन्न रह गई। उसके कांपते हाथ कागज को कसकर पकड़े हुए थे और अनायास ही आंसू बहने लगे। पूरा घर चुप था। केवल सामने के आंगन में सुपारी के पेड़ों से हवा के चलने की आवाज आ रही थी, जैसे वर्षों से दबे रहस्यों को फुसफुसा रही हो। ठीक उसी समय शांति देवी बगीचे से अंदर आईं। हाथ में पालक की टोकरी थी। प्रिया का पीला चेहरा और डायरी को कसकर पकड़े देखकर वह रुक गईं। उनकी बूढ़ी आंखों में एक पल की घबराहट थी लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। उन्होंने सब्जियों की टोकरी मेज पर रखी, एक कुर्सी खींची और बैठ गईं और धीरे धीरे बोलीं, तुमने पढ़ लिया क्या? प्रिया ने कांपते हुए सिर हिलाया। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। तो रोहन माँ का बेटा नहीं है। तस्वीर में वह कौन है? शांति देवी ने बरामदे के बाहर देखा। उनकी आंखें धूप के कारण धुंधली हो गईं। कुछ देर बाद उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। उनकी आवाज़ शीशे की तरह भारी थी। वह लता है, हमारी सगी चचेरी बहन, वह महिला जिसे जीवन भर अंधेरे में दफन कर दिया गया। और वही रोहन की असली माँ है। प्रिया सन्न रह गई। उसके हाथ में रखा कागज जोर जोर से कांपने लगा। जो रहस्य अभी अभी खुला था, उसने जीवन के सभी टुकड़ों को विकृत कर दिया था, जैसे कि एक तूफान आने वाला हो। नदी के पास से हवा सनसनाती हुई बह रही थी।
बरामदे के सामने केले के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। पुराने 3 कमरों वाले घर में प्रकाश एक चटाई के माध्यम से छनकर आ रहा था, जिससे जमीन पर धब्बेदार पैटर्न बन रहे थे। प्रिया लकड़ी की मेज के पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ अभी भी पुरानी डायरी और तस्वीर को कसकर पकड़े हुए थे। शांति देवी सामने बैठी थी। उन्होंने सब्जियों की टोकरी नीचे रखी। उनके पतले झुर्रीदार हाथ एक दूसरे पर कांप रहे थे। उन्होंने घर के कोने में रखी छोटी वेदी को देखा, एक गहरी सांस छोड़ी और उनकी भारी आवाज़ जैसे यादों की गहराई से आ रही थी। जब तुमने देख ही लिया है तो तुम्हें सब कुछ जानना ही चाहिए, भले ही मैं इसे छिपाना चाहूं। मैं अब और नहीं छिपा सकती। वह रुकी, एक कप हरी चाय डाली, लेकिन उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि चाय मेज पर गिर गई। उन्होंने एक घूंट लिया और बताना शुरू किया। उस साल मैं और रामनाथ जवान थे और लता हमारी सगी चचेरी बहन थी। लता बहुत सुंदर थी, गोरी त्वचा, चमकदार, कोमल लेकिन पैनी आंखें। खानदान में हर कोई लता की तारीफ करता था, लेकिन किस्मत क्रूर थी। वह और रामनाथ एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। शांति देवी ने थूक निगला। उनकी आवाज़ धीमी हो गई। पूरे खानदान ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह वर्जित है, क्योंकि भले ही वे दूर के रिश्तेदार थे, फिर भी यह स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने रामनाथ को सावित्री से शादी करने के लिए मजबूर किया, जो बाद में उनकी आधिकारिक पत्नी बनी, और लता को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा ही होता है, जितना ज़्यादा मना करो आग उतनी ही भड़कती है। रामनाथ चुपके से लता से मिलता रहा और फिर रोहन का जन्म हुआ। वह रुकी। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। बाहर सुबह के मुर्गे की बांग एक चाकू की तरह चुप्पी को चीर रही थी। प्रिया स्तब्ध थी। उसने डायरी को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां लाल हो गईं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तो रोहन ने पूरी जिंदगी ये नहीं जाना कि वह किसका बेटा है। शांति देवी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे। हाँ, वह सोचता था कि सावित्री उसकी असली माँ है और लता ने दूसरे के बच्चे को पालने के लिए खुद को अंधेरे में धकेल दिया। दर्द सहते हुए हमेशा के लिए चली गई। हम सब खानदान में जानते थे, लेकिन कसम खाई थी कि नहीं बताएंगे। लता जवान मर गई। किसी को याद नहीं, बस वह तस्वीर और डायरी बची है। प्रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखा, गला भर आया। रोहन की यादें वापस आ गईं। वे रातें जब वह वेदी के सामने बैठता था, वे बार जब वह आहें भरता था और कहता था कि बचपन से उसके पिता ने उसे कभी गले नहीं लगाया। अब वह समझ गई क्यों। रामनाथ का ठंडा व्यवहार नफरत के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि उनके दिल में एक वर्जित त्रासदी छिपी थी, जिसे कोई नाम देने की हिम्मत नहीं करता था। शांति देवी ने सीधे प्रिया की आंखों में देखा। उनकी आवाज़ भारी थी। अब तुम समझी कि रामनाथ तुम्हारे साथ इतना अजीब व्यवहार क्यों करता था। तुम बहुत हद तक लता जैसी दिखती हो, चलने के तरीके से लेकर तुम्हारी आंखों तक। मुझे यकीन है कि वह अतीत और वर्तमान के बीच अंतर नहीं कर पा रहा है। सन्नाटा छा गया। केवल हवा काई लगी छतों पर सरसराहट कर रही थी। प्रिया ने डायरी को मेज पर रख दिया। कांपते हाथों से आंसू पोंछे। वह स्तब्ध बैठी रही, जैसे कि उसने अपनी छोटी सी शादी के बारे में जो कुछ भी माना था, वह सब बिखर गया हो। छत से पानी की एक बूंद फर्श पर गिरी, एक सूखी आवाज के साथ। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन चमक रही थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, तो सारी त्रासदी
उस गलत प्यार से शुरू हुई और अब यह सब मुझ पर आ गया है। शांति देवी ने प्रिया का हाथ पकड़ा, उसे कसकर दबाया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें जीना होगा ताकि लता की किस्मत न दोहराई जाए। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी, अपना सिर शांति देवी के कंधे पर रख दिया। बाहर बरामदे में हवा ने गिरे हुए पत्तों को उड़ा दिया, जैसे कि वे लंबे समय से दबे हुए रहस्यों को भी अपने साथ ले जा रहे हों। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया। शांति देवी के घर के सामने की छोटी गली कीचड़ से भरी थी। बच्चे शोर मचाते हुए दौड़ रहे थे और बड़े लोग बारिश से बचने के लिए छतों के नीचे झुंड में खड़े थे। उस सुबह प्रिया शांति देवी की मदद करने के लिए सब्जियों की टोकरी लेकर जिला बाजार गई। जैसे ही वह बाजार के गेट में घुसी, फुसफुसाहट शुरू हो गई। तालाब के किनारे बैठी 2 मछली बेचने वाली महिलाओं ने सिर झुकाकर मुंह ढोंक लिया। देखो, वह है त्रिवेदी खानदान की बहू। हे भगवान, सुना है कि ससुर के साथ उसके चक्कर के कारण पूरे खानदान ने उसे निकाल दिया। कितनी शर्म की बात है। मछली काटने की खट खट की आवाज फुसफुसाहट के साथ मिलकर कानों को चुभ रही थी। प्रिया ने सिर झुका लिया, तेजी से चलने लगी और टोकरी के हैंडल को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। बाजार के कोने में सब्जियां छांट रही महिलाओं का एक समूह उसे देखकर एक दूसरे को देखने लगा। एक ने होंठ सिकोड़े और आधा ताना मारते हुए कहा, इस लड़की की किस्मत भी अजीब है। पति को मरे कुछ ही महीने हुए हैं और पूरे गांव में ससुर के साथ उसके अफेयर की चर्चा है। कैसी औरत है। हंसी की आवाज गूंजी। भीड़ में हलचल मच गई। प्रिया के पैर कांपने लगे। उसके हाथ में सब्जियों की टोकरी लगभग गिर ही गई थी। ठीक उसी समय एक मजबूत हाथ ने टोकरी को पकड़ लिया। शांति देवी न जाने कब से उसके बगल में खड़ी थी। उनकी आवाज आग की तरह तेज थी। औरतें होकर सिर्फ जुबान चलाना जानती हो, एक दूसरे का दर्द नहीं समझ सकती, तो जीने से भी कोई फायदा नहीं। अगर मैंने एक और शब्द सुना तो अच्छा नहीं होगा। महिलाओं का पूरा समूह चौंक कर चुप हो गया। किसी ने भी शांति देवी से बहस करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि गांव में हर कोई जानता था कि वह सीधी और तेज तर्रार हैं। प्रिया कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो बुआ, ये मेरी वजह से हुआ है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। शांति देवी ने बीच में ही टोक दिया। टोकरी ली और प्रिया को भीड़ से बाहर ले गई। उस दिन बाजार में प्रिया एक कोने में दुबकी बैठी रही। उसके कांपते हाथ सब्जियां छांट रहे थे। कभी कभी कोई घूरती नजर उस पर पड़ती तो वह फिर से सिर झुका लेती। उसका दिल जैसे छाती से बाहर निकलना चाहता था। शाम को लौटते समय बारिश हो रही थी। दोनों ने एक ही पुरानी बरसाती ओढ़ रखी थी और कीचड़ भरी गली से तेजी से गुजर रहे थे। आंगन में पहुंचकर प्रिया सीढ़ियों पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं और नहीं सह सकती बुआ। मैं जहां भी जाती हूं लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं और मुझे अपमानित करते हैं। मैं बस गायब हो जाना चाहती हूं। शांति देवी एक पल के लिए चुपचाप खड़ी रहीं और फिर झुक गईं। उनकी बूढ़ी आंखें लाल थीं, लेकिन उनकी आवाज अभी भी दृढ़ थी। सुनो मेरी बात, लोग जितना ज्यादा बोलेंगे तुम्हें उतना ही ज्यादा जीना होगा। जियो ताकि उनकी जुबान बंद हो जाए। खुद को दूसरी लता मत बनने दो। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसकी नजर में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। उसने सिर हिलाया और कांपते हाथों से शांति देवी का हाथ पकड़ लिया। उस रात छोटी सी रसोई में बुआ और भतीजी आग के पास बैठी थीं। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी
और हवा दरवाजे की दरारों से सरसराहट कर रही थी। टिमटिमाती आग की रोशनी में प्रिया ने फुसफुसाया, जैसे खुद से एक वादा कर रही हो, मैं जीऊंगी, भले ही पूरा गांव और खानदान मुझसे मुंह मोड़ ले, लेकिन मैं किसी को भी मुझे फिर से दफनाने नहीं दूंगी। आग की लौ उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी, जो दर्दनाक और दृढ़ दोनों था। उस रात अचानक बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। केवल कीड़ों की झीं झीं और कुत्तों के भौंकने की आवाज थी। 3 कमरों वाले घर में शांति देवी और प्रिया एक टिमटिमाते मिट्टी के दीपक के पास बैठी थीं, जिसका धुआं चारों ओर फैल रहा था। प्रिया एक पुरानी साड़ी को सी रही थी। उसकी आंखें एकाग्र थीं, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, क्योंकि सुबह बाजार में सुनी गई फुसफुसाहट अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक शांत रात में दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। प्रिया उछल पड़ी, सुई चटाई पर गिर गई। शांति देवी ने भौहें सिकोड़ी और छड़ी के सहारे बरामदे में गईं। कौन है? उन्होंने आवाज लगाई। बाहर से एक आदमी की गहरी, भारी आवाज हवा के साथ आई। मैं हूं, रामनाथ। घर में माहौल जम गया। प्रिया सन्न रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मिट्टी का दीपक हिल गया और उसकी कांपती परछाई दीवार पर नाचने लगी। शांति देवी ने दरवाजा थोड़ा खोला। टिमटिमाती रोशनी बरामदे में फैली। रामनाथ वहां खड़े थे। रात की ओस से उनकी कमीज भीगी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। उनके कांपते हाथ में अभी भी एक बुझी हुई बीड़ी थी। तुम यहां क्या करने आए हो? शांति देवी ने जोर से कहा। रामनाथ उनकी बात पर ध्यान न देते हुए अंदर घुस आए। उनकी नज़र तुरंत प्रिया पर पड़ी। वह घबराकर उछल पड़ी, दीवार से सटकर खड़ी हो गई और रोहन के शोक के कपड़े को एक ढाल की तरह कसकर पकड़ लिया। रामनाथ की आवाज भारी थी, हर शब्द भारी था। तुम बिना कुछ कहे चली गई। तुम्हें पता है घर कितना सूना लगता है। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। प्रिया कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। मैंने कहा था, मैं रोहन की बहू हूं, किसी और की नहीं। बाबूजी, मुझे और मत ढूंढिए। कमरा चुप हो गया। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रामनाथ ने एक और कदम बढ़ाया। कांपते हाथ से प्रिया को छूने की कोशिश की। मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं। तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो, लता की तरह। यह वाक्य सुनकर प्रिया सिहर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। शांति देवी ने तुरंत अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और जोर से चिल्लाई, रामनाथ, तुम अभी भी उसका नाम लेने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम इतने पागल हो गए हो कि रोहन की आत्मा को भी शर्मिंदा करोगे? रामनाथ मुड़े। उनकी आंखें आग उगल रही थीं, लेकिन फिर वह लड़खड़ाकर कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उनकी आवाज सिसकियों जैसी थी। मैंने अपनी पत्नी खो दी, अपना बेटा खो दिया। अब मेरे पास उसमें सिर्फ लता की परछाई बची है। मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। प्रिया ने शोक के कपड़े को कसकर पकड़ा। आंसू बह निकले। वह चिल्लाई। उसकी आवाज टूट रही थी। आप गलत हैं बाबूजी। मैं किसी की परछाई नहीं हूं। मैं रोहन की पत्नी हूं। अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए। यह वाक्य छोटे से घर में एक चाकू की तरह गूंज गया, जिसने उस बंधन को काट दिया। शांति देवी ने आगे बढ़कर प्रिया को अपने पीछे खींच लिया और रामनाथ के सामने अपनी छड़ी से एक बाधा बना दी। सुना तुमने? रामनाथ, आज के बाद यहां मत आना। यह लड़की तुम्हारे सहारे की चीज नहीं है। उसे अपनी जिंदगी जीनी है।
तुम्हारे बीमार अतीत की परछाई में नहीं। रामनाथ सन्न बैठे रहे। उनके कंधे कांप रहे थे। मिट्टी का दीपक टिमटिमा रहा था। उनकी परछाई दीवार पर लंबी, विकृत और अकेली पड़ रही थी। उन्होंने सिर झुका लिया और एक भी शब्द नहीं कहा। कुछ देर बाद वह उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। ओझल होने से पहले उनकी भारी आवाज रात में रह गई। अगर तुम्हें जरूरत हो, घर अभी भी घर है, मैं इंतजार करूंगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। घर फिर से शांत हो गया। केवल बाहर बरामदे में हल्की बारिश की आवाज थी। प्रिया चटाई पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। शांति देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में दर्द था। आज से तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनना होगा। ये तो बस शुरुआत है। प्रिया, रामनाथ के आने के एक हफ्ते बाद यह खबर पूरे त्रिवेदी खानदान में आग की तरह फैल गई। किसी ने आहें भरीं, किसी ने कोसा, कुछ ने तो गुस्से में कहा कि इस मामले का पूरा निपटारा होना चाहिए। अंत में खानदान के मंदिर में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस दोपहर मंदिर का आंगन खचाखच भरा हुआ था। पूर्वजों की वेदी पर अगरबत्तियां जल रही थीं। चेहरे सख्त थे और आंखों में तनाव था। रामनाथ को बुलाया गया। वह लड़खड़ाते हुए अंदर आए। उनका चेहरा थका हुआ था और आंखें धंसी हुई थीं। उन्होंने एक फीकी पड़ी कमीज और ढीली पैंट पहनी हुई थी और पैरों में पुरानी प्लास्टिक की चप्पलें थीं। उनका पहले वाला रौब खत्म हो चुका था। सुरेश खड़ा हुआ और मेज पर जोर से हाथ मारा। रामनाथ भाई साहब, आप कभी इस खानदान के मुखिया थे, लेकिन आपने अपनी बहू को पूरे गांव के ताने सुनने दिए। आपने इस खानदान को बदनाम होने दिया। अब आपको यहां रखने का क्या कारण बचा है? हर तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। सुनीता ने सीधे उंगली उठाई। सही है, उन्हें पद से हटा देना चाहिए। हम एक ऐसे व्यक्ति को मुखिया नहीं बना सकते जो नैतिकता भूल गया हो। रामनाथ कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गए। कांपते हाथों से बीड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन वह जल नहीं रही थी। उनकी आंखें धुंधली थीं। उन्होंने सीधे पूर्वजों की वेदी पर रखी अगरबत्ती को देखा और उनकी आवाज भारी थी। तुम लोग सोचते हो कि मैं यह चाहता था। मैंने अपनी पत्नी खो दी, अपना बेटा खो दिया, और जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे लगता है जैसे लता वापस आ गई है। मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी दिन सच में नहीं जिया। पूरी बैठक में हंगामा मच गया। कुछ को दया आई, कुछ ने घृणा की। खानदान के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति राम भरोसे काका छड़ी के सहारे आगे आए। उनकी आवाज साफ थी। गलती तो गलती ही है। व्यक्तिगत भावनाओं को नैतिकता पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। आज से रामनाथ को आधिकारिक तौर पर मुखिया के पद से हटा दिया जाता है और खानदान के मामलों में उनके सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। छड़ी जमीन पर एक जोरदार, निर्णायक आवाज के साथ गिरी। रामनाथ लड़खड़ा गए। बीड़ी जमीन पर गिर गई। उनके हाथ ढीले पड़ गए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और उनके कंधे कांप रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यह गुस्से के कारण था या अपने ही खानदान द्वारा त्यागे जाने के दर्द के कारण। यह खबर जल्द ही पूरे मोहल्ले में फैल गई। कोई हंसा, किसी को दया आई। बच्चे भी पास से गुजरते हुए फुसफुसाते। मुखिया को निकाल दिया गया। रामनाथ तब से अपने घर के बरामदे में चुपचाप बैठे रहते। उनकी खाली आंखें गली को देखती रहतीं और उनके बाल हर दिन और सफ़ेद होते जा रहे थे। और प्रिया, उस बैठक के बाद शांति देवी उसे ले आईं। उन्होंने प्रिया को आंगन के बीच में बिठाया और पूरे खानदान के सामने स्पष्ट रूप से कहा, इस लड़की की कोई गलती नहीं है। उसने सबसे ज़्यादा सहा है। अगर किसी ने भी उसका मजाक उड़ाया तो यह त्रिवेदी खानदान के पूर्वजों का मजाक उड़ाने जैसा होगा। प्रिया चुपचाप बैठी रही।
उसके हाथ उसकी गोद में थे। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी नज़र दृढ़ थी। जब वह खड़ी हुई तो उसने गहरा सिर झुकाया। धन्यवाद, लेकिन आज से मैं किसी की बहू नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। इस दृढ़ वाक्य ने पूरे घर को चुप करा दिया। पहली बार प्रिया रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं और न ही सिर झुकाया। उसकी आवाज एक घोषणा की तरह गूंजी। कुछ महीनों बाद प्रिया ने जिला बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर लेने और एक सिलाई की दुकान खोलने का फैसला किया। उद्घाटन के दिन केवल कुछ दोस्त, कुछ दयालु पड़ोसने और शांति देवी थीं। उसने एक साधारण सफेद सूट पहना हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। साइन बोर्ड पर बस लिखा था, प्रिया टेलर्स, एक नई शुरुआत। पहली ग्राहक एक बूढ़ी महिला थी जो एक पुरानी साड़ी ठीक करवाने लाई थी। प्रिया ने उसे लिया, कपड़े को धीरे से पकड़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। उस अंधेरे दौर के बाद पहली बार उसने महसूस किया कि वह वास्तव में जी रही है। उस शाम जब दुकान बंद हो रही थी, फिर से बारिश होने लगी। प्रिया बरामदे में बैठकर टिन की छत पर गिरती बारिश को देख रही थी। शांति देवी ने एक कप चाय लाकर रखी और धीरे से कहा, देखा तुमने, लोगों की बातें बारिश की तरह होती हैं, बरसती रहती हैं, लेकिन फिर रुक जाती हैं। बस तुम्हें मजबूती से खड़ा रहना है। प्रिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिर हिलाया और पहली बार उसके दिल को हल्का महसूस हुआ। बाहर बारिश की आवाज छोटी सिलाई की दुकान में सुई धागे की खट खट की आवाज के साथ मिल गई, जैसे एक नई शुरुआत की सांसें हों। पतझड़ की एक दोपहर, पीली धूप कच्ची सड़कों पर फैली हुई थी। छोटी सिलाई की दुकान के सामने कागज के फूलों के कुछ गमले हवा में हिल रहे थे। प्रिया एक ग्राहक की कमीज सिलने में व्यस्त थी जब उसने बरामदे में एक मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज सुनी। लगभग 30 साल का एक आदमी, लंबा, पतला, एक पढ़ा लिखा चेहरा और कोमल आंखें, नीचे उतरा। उसने एक पुरानी कमीज पहनी हुई थी। हाथ में कपड़ों का एक थैला था और उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। क्या आप प्रिया जी हैं? मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, इसलिए मैं कुछ कपड़े ठीक करवाने लाया हूं। प्रिया ने सिर उठाया। पहली नजर ने उसे रोक दिया। उस आदमी की आंखें साफ थीं। उनमें कोई जांच या कोई छिपा हुआ इरादा नहीं था। उसने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराई। जी, आप कपड़े यहाँ रख दीजिए, मैं देख लेती हूँ। उस आदमी ने कपड़ों का थैला लकड़ी की मेज पर रखा। उसकी नज़र अनायास ही सीधी सिलाई और करीने से टंगे कपड़ों पर पड़ी। उसने सिर हिलाया। देखकर ही पता चलता है कि आप बहुत सावधानी से काम करती हैं। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत मजबूत होते होंगे, है ना? प्रिया रुक गई। बहुत समय बाद उसने कोई ऐसा शब्द सुना था जो न तो दया थी और न ही ताना। वह हवा के झोंके की तरह हल्के से मुस्कुराई। मैं बस जीने की कोशिश कर रही हूं। मजबूत हूं या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। वह हंसा, एक बहुत ही कोमल मुस्कान। तो फिर मुझे अपना पक्का ग्राहक बना लीजिए, ताकि वक्त के साथ हम दोनों ये साबित कर सकें। यह वाक्य हल्का था, अचानक नहीं, और न ही कोई झूठा वादा था, लेकिन इसने प्रिया के दिल में एक हल्की सी हलचल पैदा कर दी। उस पल में उसने महसूस किया कि वह ठुकराई हुई महिला नहीं है, न ही किसी के अतीत की परछाई है, बल्कि सिर्फ खुद है। एक ऐसी महिला जो तूफान से गुजर चुकी है और अब नई धूप का स्वागत करने की हिम्मत कर रही है। बाहर पतझड़ की आखिरी धूप बरामदे पर गिर रही थी, एक नए रेशमी कपड़े की तरह सुनहरा बुन रही थी। प्रिया के दिल ने राहत की सांस ली, जैसे जिंदगी की सुइयों और धागों से उसे फिर से सिल दिया गया हो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
लेकिन साफ था कि एक नया अध्याय खुल रहा था। एक ऐसा अध्याय जिसमें आंसू नहीं थे, बल्कि शायद एक सादा शांत प्यार था जो प्रिया को मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी था।